क्या बच्चों आपको भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हो रही है दिक्कत? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से जरूर लेके जाएं। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 4। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं बेटा, तो फटाफट से हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं और वहां पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर को फटाफट से वहां पे रिवाइज कर लें। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को जाके रीड करें, अच्छी तरीके से उनके नोट्स बनाएं, देन आप इस लेक्चर नंबर 4 के ऊपर क्या करें बेटा, स्विच करें। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको किसी भी तरीके की, कोई भी वीडियोस में कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे कंफर्टेबल होकर आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी के हों, बिजनेस स्टडीज के हों या आपके इकोनॉमिक्स के हों, हम आपको सभी सवालों के आपके जवाब देंगे। बस आपको वीडियोस को लाइक करना है दोस्तों, वीडियोस को शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं बेटा कि हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। देन हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कि आखिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके मेरिट्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं या इनके डीमेरिट्स क्या होते हैं या इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। तो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर रहने वाला है बेटा वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर सेंटर रहने वाला है। तो फटाफट से आप नोटबुक निकाल लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर होती क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब जो इसमें ज्वाइन करना चाहता है वो करे। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको सोसाइटी के अंदर ज्वाइन होना ही है, आपकी इच्छा है, आपकी है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है बेटा पर्संस की जो आपस में मिलकर काम करते हैं और जिनका मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी के मेंबर्स का क्या करना है, वेलफेयर करना है। ये दो चीजें आपको फोकस करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। एक तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है बेटा, दूसरा इनका मेन मोटिव होता है मेंबर्स का क्या करना, वेलफेयर करना। पैसा कमाना सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या होता है मोटिव बेटा, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो ये दो चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है बेटा पर्संस की, और साथ के साथ इसमें मेन मोटो होता है मेंबर्स का क्या करना बेटा, वेलफेयर करना। इज दैट क्लियर बच्चों? देन हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वही पहला फीचर है बेटा वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी कि इसका अगर आपको मेंबर बनना है तो वो वॉलंटरी चॉइस है, मतलब आप चाहें तो बने, आप नहीं चाहें तो आप चले जाएं। मतलब ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहाँ पे बांध के रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेंबरशिप ज्वाइन कर ली तो आप छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ भी सकते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब आप जब चाहें तब आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहें तब आप लीव कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीव कर सकते हैं। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, इसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको इसमें रहना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन करें, आपकी मर्जी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकंड क्या होता है बेटा, रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी है ताकि इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाए। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री करने को आसानी मिलती है और अपनी प्रॉपर्टी ओन करने में हमें आसानी मिलती है। तो सेकंड फीचर आपको ध्यान रखना है बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है ताकि इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल सके और इस तरीके की सोसाइटी को या इस तरीके का वेलफेयर जो है मेंबर्स का बहुत ही इजीली तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। क्लियर बेटा? एंड द थर्ड फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जो जिम्मेदारी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बेटा वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। क्यों? बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है बेटा वो लिमिटेड इसलिए होती है क्योंकि हर एक मेंबर के जरिए जो अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है बेटा वो छोटी छोटी होती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी भी क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बीइंग पर्सनली रिस्पांसिबल फॉर द सोसाइटीज डेब्ट। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो होता है सोसाइटी के अंदर हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो लिमिटेड होता है, इस वजह से यहाँ पे लायबिलिटी भी हमें क्या देखने को मिलती है, लिमिटेड देखने को मिलती है। एंड द फोर्थ फीचर इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल।
कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है बेटा वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलती है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि जब जब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो सबसे बातचीत की जाएगी, हर एक इंडिविजुअल का एक वोट होगा और हर उस एक वोट की एक वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल पर्सन ही डिसीजन ले लेगा पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिहाफ पे, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक फीचर को चलता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सभी के सभी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट कर रहे हैं तो सभी को वोटिंग पावर दी गई है, हर एक मेंबर को एक वोट मिलेगा और उस हर एक वोट की क्या होगी बेटा, एक वैल्यू होगी। एंड द लास्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन मेंबरशिप, यानी कि इसके अंदर सभी की मेंबरशिप ओपन रहती है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी कास्ट का है, क्रीड का है और रिलीजन का है, ओपन मेंबरशिप होती है बेटा। ठीक है, जो भी चाहे इसमें क्या कर सकता है बेटा, ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे उसे क्या कर सकता है बेटा, लीव कर सकता है। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड the next topic is what are the merits of cooperative societies। तो फर्स्ट मेरिट इज बेटा इजी टू फॉर्म। जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर हम कंपेयर करें बेटा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना बहुत ही सिंपल है। इसमें 10 से 15 मेंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा, जो साथ में आके कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को क्या करते हैं बेटा, रन करते हैं। तो 10 से 15 मेंबर्स की हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है और इजी टू फॉर्म होता है। और अभी मैंने फीचर भी आपको बताया बेटा कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो फाइनेंशियल रिस्क होता है बेटा, वो जितनी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उतना ही फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो लायबिलिटी होती है बेटा वो हर एक इंडिविजुअल की क्या होती है बेटा, बहुत ही लिमिटेड होती है। एंड द थर्ड मेरिट इज स्टेबिलिटी। अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवा देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, तो उसे एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है, जिससे कि सोसाइटी के जो ऑपरेशंस होते हैं बेटा वो इफेक्ट नहीं करते हैं अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर चेंज हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या वो सोसाइटी को छोड़ के चला जाता है। तो स्टेबल बिजनेस है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी इतनी जल्दी डगमगाती नहीं है। एंड द फोर्थ मेरिट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बेटा स्पेशली जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज लोगों को सर्व कर रही है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या मिलता है बेटा, सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, टैक्स में उनको रिबेट मिलता है और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर उनको क्या मिल जाता है बेटा, लोन्स मिल जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करती है बेटा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। तो जब आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं क्या करती है बेटा, इसमें कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर बेटा? सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स सर? इसमें डिमेरिट क्या होते हैं? तो लिमिटेड लायबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है, तो हर एक इंडिविजुअल मेंबरशिप जो होता है बेटा उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है। अब लिमिटेड कैपिटल होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सेकंड डिमेरिट क्या है बेटा? डिसीजन मेकिंग डिलेस। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चलता है। अब डेमोक्रेसी के अंदर हमें सबसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो डिसीजन को ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट होते होते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा बेटा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलती है कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इसका डीमेरिट भी है क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हर एक मेंबर से सलाह मशवरा करनी पड़ेगी और सलाह मशवरा करेंगे तो उस डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। सो दीज आर द सेकंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। थर्ड डिमेरिट क्या है बेटा? लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो होते हैं वो इक्वली शेयर किए जाते हैं। इंडिविजुअल मेंबर्स माइट नॉट फील अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू गो अबव एंड बियॉन्ड इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। इक्वली शेयर होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी मिनिमम होता है, तो हर एक इंडिविजुअल मेंबर को एक मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम आगे भी इसके अंदर कुछ बढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की हमें कमी देखने को मिलती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का डीमेरिट ये भी है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसा कि हमने बताया बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट के जरिए मदद मिल जाती है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट मदद करती है तो कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करने पड़ते हैं बेटा, फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर वर्क ज्यादा बढ़ जाता है और थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमें वहां पे देखने को मिलती है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है बेटा जो कंज्यूमर्स के जरिए फॉर्म की जाती है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस किया जाता है एक फेयर प्राइस पे। ठीक है, इसमें मिडिल मैन को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि अपन कॉम्पिटिटिव प्राइस पे क्या कर सके बेटा, चीजों को सेल कर सके। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, मिडिल मैन को इसमें एलिमिनेट किया जाता है। सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है बेटा? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है बेटा जो प्रोड्यूसर्स के जरिए फॉर्म की गई है, जैसे फार्मर्स के जरिए या आर्टिसंस के जरिए, ताकि रिसोर्सेज को पूल किया जा सके, उनकी बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव किया जा सके और प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल स्टैब्लिश किया जा सके और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा सके। उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से जानते हैं।
थर्ड वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन सोसाइटी का मेन मोटो होता है बेटा फॉर्म करने का, ताकि प्रोड्यूसर्स को मदद मिल सके कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मोर इफेक्टिवली कैसे सेल करें। इसमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है। एंड द फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स के जरिए कंट्रोल की जाती है। ठीक है, इट्स अ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव स्पेशली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इसमें पूरा फोकस किस पे रहता है बेटा? एग्रीकल्चर पे फोकस रहता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटो होता है सोसाइटी के मेंबर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध करवाना है, प्रोवाइड करवाना, जैसे सेविंग अकाउंट, लोन्स एंड इंश्योरेंस वगैरह, ये सब प्रोवाइड करवाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटो होता है। एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन मोटो क्या होता है बेटा? कि अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना अपने मेंबर्स को, ताकि मेंबर्स जो है अपनी हाउसिंग प्रॉब्लम से दूर रह के अच्छी तरीके से क्या कर पाए बेटा? कोऑपरेटिव होते काम कर पाए। सो दीज आर दी बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर क्या होती है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, और आखिर इसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा इसके लेक्चर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना बेटा। दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।